हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र 6 एक्सीलेंट डैशवर्क का मॉडल प्रश्न पत्र 6। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, इसका पहला सवाल था 225। तो पूछ रहा था आपसे कि 225 को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 225 के क्या कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। तो 3 का भाग देंगे, 3 सत्ते 21, बच गया 1, 3 पंजे 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, बच गया 1 और 3 पंजे 15। 5 से देंगे, 5 25 और 5 एकम 5। तो हम 225 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर सही है से 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया इसका। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, ऐसे बहुपद जिनके शून्यक केवल -3 तथा 4 है की घात है। देखो, इसे मैं इसी पे ही समझा देता हूँ आपको। उसने कहा है ऐसे बहुपद जिनके शून्यक केवल -3 और 4 है। तो आपको शून्यकों की संख्या कितनी दे रखी है, 2। और 2 शून्य के कौन से द्विघात बहुपद के होते हैं, सॉरी कौन से बहुपद के होते हैं, द्विघात बहुपद के। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि जिस भी बहुपद की अधिकतम घात 2 है उसके कितने शून्यक होंगे, 2। और जिसकी अधिकतम घात 3 है उसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3। और जिसकी अधिकतम घात 4 है उसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ शून्य कितने हैं, 2। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका, 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, रैखिक समीकरणों 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर 7 तथा 9x प्लस 10y बराबर 10 का युग्म कैसा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, क्या समीकरण दे रखा था, 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर 7 तथा 9x प्लस 10y बराबर 10। ठीक है, तो ये आपको 2 समीकरण दे रखे थे और आपसे पूछ रहा था कि इनके युग्म का हल कैसा होगा। तो इनकी सबसे पहले क्या कर देंगे हम, तुलना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे, इनकी तुलना से तुलना करने पर। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 3/2, b1 का मान 5/3, c1 का मान कितना हो जाएगा, प्लस के साथ हैं, इधर लाएंगे किसको हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7। इसी प्रकार a2 का मान कितना हो जाएगा, 9, b2 का मान कितना हो जाएगा, 10 और c2 का मान कितना हो जाएगा, प्लस के 10 हैं, इधर ले आओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब चूंकि a1/a2, तो a1 का मान 3/2 बटे a2 का मान 9। हल करेंगे इसको, तो 3/2 का गुणा 9 से 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। कितना आ गया, a1 a2 का मान 1/6। अब निकाल लेते हैं b1/b2। b1 का मान 5/3 और b2 का मान 10। हल करेंगे तो 5 का 5, 3 का गुणा 10 से 10 तिया 30, 5 एकम 5, 5 छिका 30। कितना आ गया, 1/6। अब निकाल लेते हैं c1/c2। तो c1 का मान कितना दे रखा है आपको, -7 बटे c2 का मान कितना दे रखा है, -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 7/10। तो अब आप देखिए, a1/a2 और b1/b2 का मान तो बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो हल कैसा हो जाएगा आपका, असंगत हल। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 कितना दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 2 बराबर 0 के मूल कैसे दे रखे हैं, समान, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इसको। तो चौथा आंसर है इसका, क्या दे रखा है, 2x² प्लस kx प्लस 2 बराबर 0 के मूल कैसे हैं, समान। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, k का। तो लिखेंगे चूंकि मूल कैसे हैं, समान हैं। और जब भी किसी समीकरण के मूल समान होते हैं तो शर्त क्या होती है, b² माइनस 4ac बराबर 0। समान या बराबर एक ही बात होती है, तो बराबर के लिए बराबर वाली शर्त आती है। ठीक है, तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, x² का गुणांक यानी कि 2 इंटू c का मान कितना है, 2 बराबर 0। जिन बच्चों से a b c के मान निकालने नहीं आते हैं वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस द्विघात बहुपद से तुलना करके देख लें। a का मान कितना है, 2, b का मान कितना है, k, और c का मान कितना है, 2। तो k का वर्ग k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 बराबर 0। तो k² माइनस के 16 हैं, उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो k बराबर अंडर रूट में कितना चला जाएगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। रूट हटता है तो कितने चिन्ह आते हैं, 2, एक प्लस का और एक माइनस का। तो k बराबर कितना आंसर आ गया हमारा, प्लस माइनस के 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ब। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 5, 9, 13 डॉट डॉट 185 में कितने पद हैं। तो हमें पदों की संख्या यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्या था अपना क्वेश्चन नंबर 5 कि समांतर श्रेणी दे रखी है आपको AP 5, 9, 13 डॉट 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 185। तो पूछ रहा है आपसे इसमें कितने पद होंगे इस समांतर श्रेणी में, तो n का मान पूछ रहा है। तो देखिए a का मान 5, d का मान a2 माइनस a1, 9 माइनस 5, 9 में से 5 गए तो 4, और ये क्या है इसका अंतिम पद। अंतिम पद को किससे लिखते हैं, an से। तो an कितना दे रखा है, 185। अंतिम पद को हम l से भी लिखते हैं। ठीक है, तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an का मान कितना है, 185 बराबर a का मान 5, n का मान पता नहीं है, निकालना है, d का मान कितना है, 4। प्लस के 5 है, इधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, माइनस के। बराबर में क्या रह जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4। 185 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा आपके पास, 180, एंड बराबर में n माइनस 1 इंटू 4। 4 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में। तो 180/4 बराबर n माइनस 1। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बच गए 2, 4 पंजे 20। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 45। माइनस का 1 है, उधर ले जाइए, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 45 प्लस 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 46। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं हमारे पास, 46। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर से। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रेखाखंड AB को बिंदु C किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये रेखाखंड है आपके पास A से B तक, ये बिंदु C है, और आपसे पूछ रहा है ये बिंदु C जो है वो इसे किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, AB रेखाखंड को। तो आप ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से खींच दूँ, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसी प्रकार एक समांतर रेखा इसके समांतर, फिर इसके समांतर, फिर इसके समांतर, और फिर इसके समांतर खींच दी जाए, तो आप ध्यान से देखिए, C पर खड़े हो जाइए, C से आगे देखिए कितने खंड हैं, 1 2 3 4, ठीक है, अनुपात। और C के बाद कितने खंड हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4:5।
5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु -3,5 का एक्स अक्ष में प्रक्षेप, ये नई चीज़ है आपके लिए। प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। तो चलिए मैं इसे समझा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर हमारा था 7। निर्देशांक दे रखे थे बिंदु के -3,5 और इसका वो एक्स अक्ष के लिए पूछ रहा था प्रक्षेप। किसके लिए? एक्स अक्ष के लिए। तो मान के चलिए ये आपकी एक्स अक्ष हो गई, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। अब आप इस बिंदु को यहाँ पर डिनोट कीजिए, कहाँ आएगा? एक्स का मान कितना है? -3, तो -1, -2, -3 यहाँ आ गए। और वाई पे कितना चलना है? 5, प्लस वाला ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये बिंदु यहाँ जाएगा, कितना है? -3,5। तो उसने कहा है एक्स अक्ष का प्रक्षेप। तो इसमें एक्स अक्ष किसका काम करेगा आपके लिए? शीशे, शीशा यानी कि दर्पण, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्स अक्ष किसके लिए काम करेगा आपके लिए? प्रतिबिंब का। यदि वो वाई अक्ष की कहता तो वाई अक्ष किसका काम करता? प्रतिबिंब का, ठीक है ना, सॉरी दर्पण का काम करता। तो जब आप इस एक्स अक्ष रूपी दर्पण में इसे देखोगे तो ये बिंदु कहाँ नजर आएगा? यहाँ नजर आएगा। तो जितनी दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की दूरी? 5 थी, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ वाई अक्ष किसकी होती है? नीचे की ओर, माइनस की। और उसी प्रकार जितनी दूरी इसकी यहाँ से यहाँ तक थी, एक्स अक्ष पर कितनी थी? -3, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी? -3, क्योंकि इधर एक्स अक्ष किसकी होती है? माइनस की, ठीक है। तो इसके बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? -3, -5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -3, -5 आंसर। इसमें यदि वो पूछता कि वाई अक्ष का प्रक्षेप ज्ञात करो, तो ये बिंदु आपका यहाँ नजर आता, ठीक है ना। तो इतना ही दूर यहाँ से होता एक्स अक्ष पे, तो एक्स का मान किसका हो जाता? +3, और वाई अक्ष पे कितना रहता? 5, तो ये हो जाता 3,5, ठीक है। तो उसने पूछा है एक्स अक्ष के लिए, तो हमारा आंसर कितना आएगा? -3, -5। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर सही है हमारा से। अब क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8। थीटा का ऐसा मान जिसके लिए sin 44 + थीटा बराबर cos 30 है होगा। तो आपको थीटा का मान निकालना है। तो चलिए थीटा का मान निकाल लेते हैं हम। तो sin 44 + थीटा बराबर cos 30 दे रखा है, और मान किसका पूछा है? थीटा का, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका sin 44 + थीटा cos 30, यानी कि cos थीटा। 30 को मैं क्या मान लेता हूँ? थीटा। तो cos थीटा बराबर, इसे 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 - 60। यदि मैं 90 में से 60 घटा दूँ तो कितना बचेगा आपके पास? 30। तो मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ? 90 - 60। तो sin 44 + थीटा बराबर cos 90 - थीटा। cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा। थीटा का मान कितना है? 60। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 44 + थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हमें थीटा का मान चाहिए, प्लस के 44 हैं उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो थीटा बराबर, घटाइए आप, 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 4 गया तो 1। तो थीटा बराबर कितना आ गया? 16 डिग्री। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है 8वें में से? ऑप्शन नंबर से। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है? यदि sin थीटा - cos थीटा बराबर 0, तब sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हल करने के अनेक तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको 1-2 बता दूंगा, पूरा करके नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ समझा दूंगा, आप कर लेना, ठीक है। तो देखिए आइए इसका हल करते हैं। sin थीटा - cos थीटा बराबर 0।
तो आपको मान ज्ञात करना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो देखिए बेटा क्या करना है हमको, इसे उठाना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 को उठा लिया, माइनस के उधर ले जाइए आप, किसके हो जाएंगे प्लस के। तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा कॉस थीटा। अब इस बात का आप मतलब ध्यान से समझिए, साइन थीटा बराबर है किसके कॉस थीटा का, ठीक है ना। साइन थीटा का मान किसके बराबर है कॉस थीटा के। तो बेटा आपने देखा होगा सारणी में कि साइन 45 और कॉस 45, इन दोनों का मान कैसा होता है आपस में बराबर होता है। कितना होता है 1/√2 और 1/√2, ठीक है। साइन में और कॉस में थीटा का मान कब बराबर होता है, जब थीटा का मान कितना हो जाता है 45, तभी तो मान बराबर होता है। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 45, ठीक है। एक तरीका तो ये है थीटा का मान निकालने का। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि साइन थीटा, ये कॉस किस में है, सॉरी कॉस है, इधर लेके आओ तो किस में आएगा भाग में, कॉस थीटा बराबर में क्या रह जाएगा 1। तो साइन बटे कॉस क्या होता है आपका टेन थीटा बराबर 1 हो गया यहाँ से। और टेन में एक मान किसका होता है टेन 45 का, तो क्या लिख सकते हैं 1 की जगह हम टेन 45। तो टेन से टेन कैंसिल हो गया, तब भी आपका थीटा बराबर कितना आएगा 45। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका आप यहाँ से इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे कि साइन थीटा है बराबर कॉस थीटा है, तो मैं कॉस को क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा। तो चेंज कर देंगे, साइन से साइन कैंसिल, तब भी थीटा बराबर कितना आएगा 45, ठीक है। तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं इस सवाल को। तो क्या दे रखा है आपको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान निकालना है आपको। तो मान रख दीजिए बस आप थीटा का यहाँ। तो क्या दे रखा है आपको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट मान रख दीजिए साइन 4 थीटा का मान 45 प्लस कॉस 4 थीटा का मान 45 लिख दिया हमने। आगे हल करते हैं। तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 की घात 4 और कॉस 45 का मान 1/√2 की घात 4, ठीक है। अब 1/√2 का गुणा आपको 4 बार करना है, तो 1 का गुणा 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन √2 का गुणा हमें 4 बार करना है। √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2 क्यों करना है, क्योंकि √2 पे घात कितनी है 4। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 दूनी 4। ऐसे ही यहाँ कितना आ जाएगा 1/4 लघुत्तम लेंगे, या फिर देखो 1/4 कितना होता है आधा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 1/2, या फिर आप ले से लेके कर लीजिए। लघुत्तम आ गया 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 एकम 1, एक और एक कितना हो गया 2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है से, कितना है 1/2। अब ये पूछ रहा है आपसे 10वें सवाल में संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में, किसे ज्ञात करने में होता है, CF का मान निकालते हो आप। संचयी बारंबारता को क्या बोलते हैं CF। तो CF का काम हमें किस में पड़ता है, किस में निकालनी पड़ती है हमको CF माध्यक में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माध्यक। अब 11वां सवाल है इसका कि बंटन वर्ग 65 से 85 और 85 से 105, इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इस सारणी के लिए माध्यक वर्ग की ऊपरी सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर कितना है। भाई ये तो आपकी क्या होती है निम्न सीमा और ये क्या होती है उच्च सीमा, इसका अंतर पूछ रहा है। तो आप घटा लीजिए, 85 में से 65, 5 में से 5 गया तो 0 और 8 में से 6 गए तो 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता का मान कितना होता है 0। जैसे कि मैं आपको समझाऊं असंभव घटनाएं क्या होती हैं कि आज बादल धरती पर उतर आएगा, तो ये कैसी घटना है एक असंभव घटना है, और असंभव घटनाओं का मान हमेशा कितना होता है 0, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है
रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रैखिक समीकरण 4x/3 प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का युग्म कैसा होगा। तो आपको बताना है इन दोनों समीकरण युग्म का जो हल है वो संगत होगा या फिर असंगत होगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो दूसरे का पहला, तो पहला समीकरण दे रखा है हमको 4x/3 प्लस 2y बराबर 8। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो देखिए 4x/3 प्लस 2y प्लस के 8 हैं, इधर ले आओ माइनस के हो जाएंगे, बराबर में क्या रह जाएगी 0। समीकरण नंबर 1। 2x प्लस 3y प्लस के इधर ले आओ माइनस के, बराबर में 0 रह जाएगी। समीकरण नंबर 2। इन दोनों की हम तुलना किससे करेंगे, रैखिक व्यापक समीकरण से। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर। तो a1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 4/3, b1 का मान कितना आ जाएगा 2, c1 का मान कितना आएगा माइनस के 8, a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 12। ठीक है, तो चलिए आगे हल करते हैं इसको हम। तो निकाल लेते हैं पहले a1/a2। तो a1 का मान 4/3 बटे a2 का मान 2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, कितना आएगा 2/3। ठीक है, बटे है। अब निकालेंगे b1/b2। तो b1 का मान कितना है 2 बटे b2 का मान कितना है 3। अब निकालेंगे c1/c2। c1 का मान -8, c2 का मान माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया 2/3। तो चूंकि a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के, का मान बराबर है c1/c2 के, 2/3, 2/3 और 2/3। तो ये तीनों ही मान कैसे हैं आपके बराबर हैं। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती, और उनका हल कैसा होता है संगत। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसमें संगत। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर क्या होगा। कि किसी एपी का सामान्य पद दे रखा है 3n+5 और किसका मान पूछ रहा है आपसे, डी का। ठीक है, तो देखिए किसी भी एपी को हम कैसे लिखते हैं, a1, a2, a3, a4 और इस प्रकार अनंत तक लिखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए ये a1 है जैसे कि आपका, तो a2 कब आएगा, जब आप a1 में कितना जोड़ दोगे 1 जोड़ दोगे, कितना आएगा a2, और 2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 और 1 3, जब 3 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 3 और 1 4, और 4 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 4 और 1 5। तो इस प्रकार से ये श्रेणी बढ़ रही है। तो इस एपी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है आपको an, प्रथम पद कितना दिया हुआ है, या फिर एक पद कितना दिया है an। तो दूसरा पद कितना आएगा इसका an+1, तीसरा पद n+2 और चौथा पद n+4, सॉरी n+3 ... तो ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई। ठीक है, तो यहाँ an का मान सामान्य पद कितना दिया हुआ है, an का मान 3n+5। तो हम an+1 निकाल लेते हैं, an+1। तो क्या होगा, n की जगह कितना रख देंगे हम, यहाँ n की जगह कितना है n+1, तो यहाँ n की जगह कितना रख देंगे n+1। तो 3n+1 + 5 हल करेंगे, 3 का गुणा n से 3n प्लस 3 एकम 3 प्लस 5 का 5। तो 3n प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो d बराबर क्या होता है आपका a2 - a1, और यहाँ a2 की जगह कितना है आपके पास
ए एन प्लस वन, तो रखेंगे ए एन प्लस वन माइनस ए वन की जगह कितना है ए एन। तो ए एन प्लस वन का मान कितना आया 3n प्लस 8, 3n प्लस 8 माइनस ए एन का मान कितना आया 3n प्लस 5, रखेंगे 3n प्लस 5। तो देखिए 3n प्लस 8 माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3n प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, तो माइनस के और प्लस के कैंसिल हो गए, 8 में से 5 गए तो कितना बच गया 3, तो डी का मान कितना आ गया हमारा 3 आंसर। ठीक है, तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित, केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों की माप क्या होगी। 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, खींच लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लिया कोई बिंदु बी स्थित है, ये बिंदु ए हो गया। तो इस बी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो आपसे पूछ रहा है इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया आपका समकोण त्रिभुज। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका कर्ण, ये क्या कहलाएगा आधार, और ये क्या कहलाएगा लंब। ठीक है, देखने में आपको ऐसा लगेगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लंब के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण यानी कि ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ओ बी का मान कितना है 10, 10 का वर्ग, ए बी का मान हमें निकालना है प्लस ओ ए का मान कितना है 6, 6 का वर्ग, 10 का वर्ग 10 दाई के 100, ए बी का स्क्वायर 6 छिंग 36, तो प्लस के 36 से इधर ले आएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ए बी स्क्वायर 100 माइनस 36, तो ए बी स्क्वायर बराबर 100 में से 36 गया तो 64, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 64, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 8 सेंटीमीटर आंसर। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, दो बिंदुओं 2,3 और 4,2 के बीच की दूरी क्या है। तो मान लिया बिंदु ए कितना दे रखा है 2,3 और बिंदु बी कितना दे रखा है 4,2, तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है दूरी। तो ए बी बराबर अंडर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये x1 y1 ये x2 और y2 बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना है 4, x1 का मान 2 का स्क्वायर, y2 का मान 2, y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 4 में से 2 गए तो 2, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 और माइनस पे घात 2 है तो किसका हो जाएगा वो प्लस का, तो 4 और 1 कितना आ गया आपके पास 5, तो आंसर कितना आ गया अंडर रूट में 5। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो साइन ए का मान दे रखा है 3/4, तो आपसे कॉस का मान पूछ रहा है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसका आंसर। साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3/4, किसका मान निकालना है हमें कॉस ए का, क्या लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यह किसके रूप में है कोण ए के रूप में, तो इसे चेंज कर देंगे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस
ए बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए का मान कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 1 माइनस 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16 बराबर अंडर रूट में 16 एकम 16 और 16 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे आपके पास, 7 बटे में कितना आ जाएगा 16। तो 7 का वर्गमूल कुछ नहीं होता तो अंडर रूट में 7 रहेगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, अंडर रूट में 7/4। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका क्या होगी। क्या दे रखा है कि 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक या माध्यिका। तो सबसे पहले इसे किस में लिखेंगे हम, आरोही क्रम में। अब ये आपको पहले से ही आरोही क्रम में दे रखा है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 और 6 n का मान 1, 2, 3, 4, 5। तो n का मान कितना है 5 और 5 कैसी संख्या है, विषम। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए माध्यक का सूत्र क्या होता है, n+1/2 वा पद। तो n का मान 5 + 1/2 वा पद। तो 5 और 1 6, 6/2 तो 2 तिया 6। तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना है 1, 2, 3। तीसरा पद कितना है 4। तो आपका माध्यक कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल क्या दे रखा है, 1176 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 1176 को अभाज्य गुणनखंड के पदों में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10 बच गया 1, 2 अट्टे 16 बच गया 1, 2 अट्टे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 नाम 18, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 बच गया 1, 2 सत्ते 14। 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 बच गए 2, 3 नाम 27। कितनी बार गया, 49 बार। तो अब किससे भाग जाएगा, इसमें 3 से भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। नहीं 4 से, नहीं 5 से, नहीं 6 से, किससे जाएगा 7 से। 7 7 49 और 7 एकम 7। तो 1176 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो 1, 2, 3, 2 की घात 3 गुणा 3 इंटू 7 की घात कितनी हो जाएगी 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल है, क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद 5x² माइनस के 8x में शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। px बराबर 5x² माइनस के 8x। और आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान। क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें अचर पद नहीं दे रखा आपको, तो अचर पद कितना हो जाएगा 0। तो इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान कितना हो जाएगा 5, b का मान माइनस के 8। चूंकि c का मान कुछ भी नहीं दे रखा तो c का मान कितना हो जाएगा 0, या फिर हम प्लस में 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a।
तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी का मान 0 और ए का मान 5। तो 5 का भाग आप 0 में देंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 0। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 0। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो एक द्विघात बहुपद क्या दे रखा है आपको, px बराबर x² माइनस के 2x और माइनस के 8। तो इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर पहले का और तीसरे का गुणनफल आना चाहिए। तो तीसरे का और पहले का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 8x²। तो गुणा करने पर माइनस के 8x² और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए आपका, माइनस के 2x। तो देखिए x² मैंने ले लिया माइनस के 4x और प्लस के 2x। तो ध्यान से देखिए, 4 में से 2 गए तो कितना बच जाएगा, 2x, माइनस के बढ़े तो माइनस का बच जाएगा। जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस, x का गुणा x से करेंगे तो x² आ जाएगा। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, x, तो बच गया x बाहर आ गया, कितना बचेगा 4, प्लस इन दोनों में से कॉमन कितना है 2, तो x माइनस 2 चौक के 8। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कितना कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन। तो यहाँ कितना बच जाएगा x और यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 2। तो शून्य के लिए शर्त क्या होती है, चूंकि px बराबर 0, तो px का मान ये दोनों आए थे आपके, तो इन दोनों के बराबर में क्या रख देंगे, 0। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के उधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 4। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 2 हैं, उधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, माइनस के 2। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण निकाय 2x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 तथा 3x प्लस 6y माइनस 10 बराबर 0 की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको इस समीकरण निकाय को हल करके ये बताना है कि इसकी प्रकृति कैसी है, संगत है, असंगत है, कैसे हल है इसके। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो समीकरण निकाय में पहला समीकरण क्या दे रखा है हमको, 2x प्लस 4y माइनस के 7 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण 3x प्लस 6y माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2 तुलना कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे, इसकी तुलना करने पर। ठीक है, तो मान निकालेंगे, a1 का कितना हो जाएगा 2, b1 का 4, c1 का माइनस के 7, a2 का 3, b2 का 6 और c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 10। ठीक है, तो निकालते हैं a1 बटे a2 का मान। a1 का मान 2, a2 का मान 3, b1 बटे b2, b1 का मान 4, b2 का मान 6, काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, 2 बटे 3। c1 बटे c2 का मान माइनस के 7 बटे माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा आपके पास, 7 बटे 10। तो देखिए a1 बटे a2 का मान बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, 2 बटे 3, 2 बटे 3। लेकिन c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है, कितना है, 7 बटे 10। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो ये शर्त किसके लिए होती है, असंगत हल के लिए। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय का
असंगत हल है। समीकरण निकाय का कैसा हल है? असंगत हल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? जांच कीजिए कि क्या x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण है। तो क्या दिया हुआ था? x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमें जांच करना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का गुणा x से करेंगे 2x माइनस 2 तिया 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x प्लस का इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, माइनस का इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगी? 0। तो प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6, प्लस के 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7, बराबर में क्या रह जाएगी? 0। अब चूंकि यहाँ x का पद नहीं है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। क्योंकि 0x लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से यही प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये कैसा समीकरण है? द्विघात। अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण निर्धारित कीजिए। तो देखिए आपको क्या दिया है? क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अब जब हमारे पास चौड़ाई ही नहीं है तो हम लंबाई कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। यदि हमारे पास चौड़ाई होगी तो हम उसका दुगना कर देंगे, दुगना करके उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? लंबाई। तो चलिए करते हैं इसको। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई। तो लंबाई क्या दी हुई थी? कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना कर दिया, 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 मीटर। सवाल में आपको आयत का क्षेत्रफल दे रखा था, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना था? 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र से लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। ध्यान रखें जब एक ही राशि के दो मान होते हैं तो उनको हम बराबर कर देते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल दे भी रखा है और सूत्र भी होता है जो हमें पता है, ठीक है। तो लंबाई कितनी थी इसकी? 2x प्लस 1 रखेंगे, 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितनी थी? x बराबर 528। x का गुणा करेंगे इससे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर। x का गुणा 1 से करेंगे तो x एकम x, ये प्लस के इधर ले आओ किसके हो जाएंगे? माइनस के, बराबर में क्या रह जाएगी? 0। तो क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इतना ही पूछा था उसने कि द्विघात समीकरण का निर्धारण कीजिए। हल नहीं करना है इसको, उसने कहा था केवल आप द्विघात समीकरण बना के छोड़ दीजिए। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो इस बिंदु से होकर जाने वाली वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? तो इसको मैं यहीं हल करके बता देता हूँ। मान के चलिए ये कोई आपका क्या दे रखा है? वृत्त दे रखा है, ये इसका केंद्र हो गया O। तो ये कह रहा है यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, मान लिया इसके अंदर ये कोई बिंदु स्थित है A, तो इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो? भाई जब आप इससे इस पर रेखा खींचोगे तो वो इसे पार कर जाएगी,
तो पार करने वाली क्या कहलाती है? छेदक रेखा। ठीक है। स्पर्श रेखा क्या कहलाती है? जो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को स्पर्श करके जाए। ठीक है, क्या करके जाए? स्पर्श, पार करके नहीं जाए। लेकिन ये रेखा जो है, जो आप भीतर स्थित किसी बिंदु से खींच रहे हो, वो वृत्त को क्या करके जा रही है? पार करके जा रही है। तो वृत्त के अंदर आप कहीं पर भी कोई बिंदु ले लीजिए, आप एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मान लिया हमने, माना बिंदु ए कितना दे रखा है? 2,3 तथा बी 4,1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो मान रख लेते हैं, ये तो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 का मान 2 प्लस x2 का मान 4 बटे में आ गया 2, y1 का मान 3 प्लस y2 का मान 1 बटे में 2। तो 4 और 2 6, 6 बटे 2, 3 और 1 4, 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3,2। तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकालिए। तो इसको मैं यही कर देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 से 1 और 2 दूनी 4। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 3 और 1 कितना हो गया? 4 बटे में 4, तो 4 एकम 4। तो आंसर कितना आ गया? 1। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। इस सवाल को हल करने के लिए या तो आप sec को cosec में चेंज कर दो या फिर cosec को sec में चेंज कर दो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? तो sec थीटा बराबर क्या होता है आपका? cosec 90 माइनस थीटा बराबर cosec a माइनस 20। हमने sec थीटा को cosec थीटा में बदल दिया। तो sec थीटा बराबर क्या होता है? cosec 90 माइनस थीटा। थीटा का मान 4 है तो थीटा का मान 4 है। cosec से cosec की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। a के पद एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस के 4a प्लस के हैं, इधर ले आओ, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 20 बचे, प्लस के 90 हैं, उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 5 हो गया, माइनस के 20 और माइनस के 90, माइनस के कितने हो गए? 110। माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, a के गुणा में कितना है? 5, तो 5 का क्या दे देंगे? भाग। तो a बराबर 110/5। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10,
बच गया 1, 5 दूनी 10। तो ए बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपका 22 डिग्री आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक गांव की ढाडी के 25 परिवारों का प्रतिदिन व्यय निम्न बारंबारता बंटन द्वारा दिया गया है। तो एक गांव में ढाडी है, ढाडी बोलते हैं 4-5 घरों का एक गांव सा होता है, उसको क्या बोल देते हैं ढाडी। तो प्रतिदिन व्यय दे रखा है आपको 25 से 35, 35 से 45 करके, और परिवारों की संख्या दे रखी है 3, 7, 6, 6 और 3। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। तो दे रखा था आपको प्रतिदिन व्यय और परिवारों की संख्या। तो माध्य निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए, पहले x का। तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। x, तो x का मान क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर। तो देखिए सॉरी अंतर नहीं होता, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 25 और 35 आपका 60। कितना हो जाएगा 60 बटे में 2, तो कितना आएगा 30। अब x के मान जल्दी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका अंतर देखते हैं कितने कितने पदों का है, कितना कितना अंतर आ रहा है इनके बीच में, 10-10 का। तो 10 जोड़ते चले जाइए, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, और 10 50, और 10 60, और 10 70। ठीक है, अब निकालेंगे fx। fx क्यों निकालना है हमको, क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, समांतर माध्य। और समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो किसी भी सवाल का आंसर हम उसके सूत्र को ही देख के निकाल लेते हैं। इसमें क्या चाहिए हमें, fx के मानों का योग, सिग्मा क्या बताता है योग, और f के मानों का योग। तो चलिए fx निकाल लेते हैं। 3 तिया 9, 90 आ गया। 7 चौक 28, 280, 5 छिका 30, 300, 6 छिंक 36, 360, 7 तिया 21, 210। तो सिग्मा f निकालेंगे। दे भी रखा है आपको सवाल में, कितना था परिवारों की संख्या 25। जोड़ लीजिए चाहे आप, 6 और 3 9, 7 और 3 10, 19, 19 और 6 25। ठीक है, अब निकालेंगे हम सिग्मा fx का मान। तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ इसको। तो 0 का क्या आएगा 0, तो 9 और 1 10, 8 और 6 14। तो 10 और 14 कितने हो गए 24, हासिल लगी 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। कितना आ गया 1240। तो सूत्र में मान रख देंगे अब इनका। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 1240 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 25। भाग देंगे, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, क्योंकि 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा 24। 24 को इसको दे देंगे 240 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200 और 25 नम्मा 225। तो 240 में से 225 गए तो कितना बच जाएगा आपके पास 15। पॉइंट लगा के 0, 25 छक्की 150। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 49.6। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। ठीक है, कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है 1। या फिर किसी भी प्रयोग की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आप ताश की गड्डी वाला सवाल करते हो, उसमें आपसे जैसे कि 4-5 क्वेश्चन पूछ ले एक साथ, के हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता, 4 इक्का होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब आप उन सब के आंसरों को जोड़ोगे तो उन सभी का आंसर जोड़ने पर कितना आएगा 1। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है 1। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।